3 बार कहाँ से? 2 बार हुआ सर, 1960 से 99 तक, 1966 सर 2 बार हुआ है। और 2 बार हुआ है। एक मिनट आप बताएं, 2 बार कब हुआ? 1966 से 1969 तक और 1990 से 1992 तक। 92 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? तीसरी। क्यों? सूखा मार हुआ था, सूखा भी पड़ा था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, और भारत और चीन का युद्ध, और पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध। और जो अगली पंचवर्षीय योजना थी 1990 से 92 वो क्यों असफल रहा? ये मैंने बताया क्यों असफल रहा, बताइए। आप लोग भी बताएं। कॉपी पलटने की यहाँ जरूरत नहीं है, कॉपी जो है घर पे पलटा है। क्यों सर? हमने सर पढ़ा था सर, 3 बार से दिखा रहा था सर, योजना असफल सर, 3 बार दिखा रहा था। सर आर्थिक संकट था, आर्थिक संकट। राव और राव मनमोहन मॉडल कब आया? राव मनमोहन सर इसी समय आया था, इसी में आया था, इसी में आया था। 1991 ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना का रोल मॉडल किसने दिया? विरोध डोमर। दूसरे का तीसरी के वो थे सर इनके वो क्या है फिर वॉच, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड वाले में वॉच भी आए थे। नहीं वो महालंबिस मॉडल। और नहीं, और ये वॉच क्या था फिर सेकंड में? वॉच में जान, डब्ल्यू जॉन वॉच वो नहीं देखी। ठीक है। तो पंचवर्षीय नीति आयोग कब आया था? 1915 2015 नहीं होता है वो, जानते हो क्या होता है? ज्यादा जल्दी दिमाग को एकदम आराम से सर मोदी यही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में भी गलत करोगे। हाँ तो जल्दी हो जाता है सर, ऐसे ही गलत करोगे। देखो बताओ, ठीक है चीजें बताएं, ज्यादा तेज बताने के चक्कर में हम जो है गलत बोल देते हैं। अच्छा बताइए, जो है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष? सर मोदी जी होते हैं नहीं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है इसका। पहले उपाध्यक्ष? सही नहीं पता। अरे सर वो बताए थे हम। और पनगड़िया, नहीं, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। हाँ सर वही। वर्तमान में कौन? नहीं वो सुमन मेरी है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, वो तो मतलब वो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष? उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं पता। मैंने बताया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सर गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। और ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जवाहरलाल दोनों नेहरू। में थोड़ा सा हेर फेर हो गया था। कॉन्सेप्ट जो दिया था वो मैंने बता दिया था, पहला उपाध्यक्ष। बीबी गिरी। देखो कहीं ना कहीं गलत चीजें भी काम आती हैं, लेकिन आप लोग चीज को जो है ध्यान नहीं सर फिर से बोलिए आप। हैं? सर आप फिर से बताइए। केसी नियोगी। कैसे नियोगी? मैंने क्या बता दिया था? केसी नियोगी को क्या कुछ और कहा था? उपाध्यक्ष पद। तो जो कि गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। अच्छा लास्ट अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष। ये भी मैंने बताया। 15 के सर ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय। किसके सर? योजना आयोग के पहले, सॉरी लास्ट उपाध्यक्ष। सर ऑप्शन बताइए आप। ऑप्शन हाँ सर आप बताइए। देखते हैं आप। मनमोहन सिंह। हाँ सर। जी सर। नहीं। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ठीक है। मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है उनका, राजू महर्षि, उर्जित पटेल, मोंटेक सिंह औलिया। सर यही मोंटेक सिंह औलिया। यही है सर। ठीक है। क्योंकि इन्हीं के नाम पर एक एक्ट आया था। अब आपका जो है लगभग हमारे ख्याल से 4-5-6 चैप्टर हो गया है मेन चैप्टर। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी तक तो ठीक था, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आते थे। अब आज आपको पढ़ना है गरीबी। क्या पढ़ना है? गरीबी, जिससे हर कोई वाकिफ है। यार इसमें सही से डाले नहीं क्या? चलो
सब पढ़ा है सही। गरीबी, ठीक है, ये टॉपिक है आपका। पहली बात तो गरीबी का डेफिनेशन क्या होता है? गरीबी क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास इतना धन नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि चीजों से वंचित रहता है, ठीक है, वह गरीबी रेखा में आता है। जी सर, हम वह गरीबी रेखा में आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास छत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या व्यवस्था किया? आवास योजना। कितना मिलता है उसमें पैसा? 2-2.5 लाख। 1 लाख शहर का अलग मिलता है, ग्राम पंचायत का 2.5 लाख तो सर यहाँ मिलता सर, मैं है। दूसरा गाँव में 1 लाख 20 हजार मिलता है। 1-20 मिलता है। हाँ, एक बीस। एक बीस, अब एक बीस हो गया। दूसरा कौन आता है, उसमें कितना मिलता है? अब एक बीस हो गया, अब एक बीस हो गया। यहाँ मैं खड़ा हो जाने के लिए इससे ज्यादा तो स्क्वायर कर लो आप। अब एक बीस हो गया है। अच्छा बताओ, जो पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य इन द सेंस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ये सब, यहाँ पे कितना पैसा मिलता है? या पहाड़ मतलब पर्वतीय राज्य, इनको कितने पैसे मिलते हैं? मतलब कितना का रेशियो होता है सरकार का और राज्य, सरकार का और राज्य और सरकार, रेशियो कितना होता है? ऑप्शन में तो चलिए 90-20, 90-10, 90-30, 90-40, सॉरी 90-30 नहीं, घटा को ज़्यादा हो जाएगा, 70, ठीक, ये 80 कर लो और ये 60, बाकी सही। 60-40, 70-30, 80-20 और 90-10। सर 60-40 होगा, 60-40। 80-20। ये 60-40 जो है राज्य का होता है, किसका होता है? राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य नहीं, ठीक है, जो पहाड़ी राज्य नहीं, लेकिन जो पहाड़ी राज्य होते हैं उनका रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब 90% केंद्र सरकार ने होता है, ठीक है, 10% राज्य सरकार, 90% केंद्र सरकार देगा, 10% राज्य देगा। तो गरीबी से तात्पर्य, और गरीबी के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पैमाना बताया गरीबी मापने का। किसी ने हेड काउंट को कहा, तो किसी ने कैलोरी को कहा, किसी ने क्या कहा? हेड काउंट। हेड काउंट मतलब प्रत्येक व्यक्ति के सिर को काउंट करना, और किसी ने कैलोरी की मात्रा पे कहा। कैलोरी की मात्रा पे मतलब कहने का मतलब है कि शहर में कितने कैलोरी की जरूरत है और गांव में कितने कैलोरी, ग्रामीण में कितने कैलोरी की जरूरत है। शहर में 2100 कैलोरी, कितना? 2100, जबकि गांव में 2400। अगर आप इतना कैलोरी ऊर्जा पाते हैं तो आप जो है गरीबी रेखा से ऊपर, कहाँ? 2400 ग्रामीण के लिए और 2100 शहरी क्षेत्र। लेकिन किसी ने पैसे की भी बात की कि आपका जो है बेसिक इनकम अगर इतना रुपए पर डे पाते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, अगर आप इतने रुपए से कम पाते हो तो आप गरीबी रेखा से नीचे हो, ठीक है। गरीबी रेखा, और देखो एक बात और बता दें, भारत में गरीबी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। भारत का सबसे ज्यादा पैसा बजट का गरीबी लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं पे जाता है, खर्च होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी जो है, सबसे ज्यादा सब्सिडी किस पे दिया जाता है? खाद्य पे। किस पे दिया जाता है? खाद्य पे सब्सिडी। ये कम नहीं आ रहा है, इंक भरे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? खाद्य सब्सिडी पे भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। अगर यही पैसा जो खाद्य सब्सिडी पे खर्च हो रहा है, यही पैसा अगर जो है इंडस्ट्री लगाने पे खर्च हो तो क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा फिर क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार है तभी वह क्या करेगा? डिमांड करेगा। अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो क्या डिमांड करेगा? नहीं। जैसे गांव में अगर कोई व्यक्ति या शहर में कोई व्यक्ति है और जिसका इनकम 1 भी रुपए नहीं है, तो क्या वो जाके मार्केट में कोई चीज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उसको बस बेसिक चीज चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ खाना चाहिए। क्या? दाल चावल। कितने चावल दाल कितने लोग खाते चावल?
सभी खाते हैं चावल सब्जी चावल सब्जी भी खाते हैं? पूरी सब्जी पूरी सब्जी भी खाते हैं? हाँ सर। सब ये भी खाते हैं पूरी सब्जी सब खाते हैं। पूरी सब्जी खाते हैं, पंडित लोग ज़्यादा खाते हैं। मांसाहारी छोड़ के सब खाते हैं। हम भी खाते हैं हम तो मांसाहारी भी खाते हैं। तो जो है ये सब सारी बातें हैं कि सरकार जो है सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करता है? सब्सिडी पे खर्च करता है, खाद्य सब्सिडी पे। अगर यही पैसा सरकार इंडस्ट्री लगाने पे खर्च करे या स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करे। अच्छा एक चीज़ और है, भारत में जो है अगर स्वास्थ्य 3 चीज़ सही कर दिया जाए, 3 क्या चीज़। स्वास्थ्य पहली बात तो शिक्षा, ये चल रहा है जी सर शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य स्वास्थ्य, और तीसरा क्या होगा? रोजगार रोजगार। अगर ये 3 चीज भारत सरकार या कोई भी देश इस 3 चीज पे काम करे तो किसी देश में गरीबी नहीं आ सकती, किसी भी देश में गरीबी नहीं आ सकती। लेकिन सरकार ज्यादा फोकस कहाँ है? सरकार सिर्फ इसी स्वास्थ्य पे, खाद्य पे, मतलब क्या सकते हैं इन दोनों का हट के खाद्य पे। अच्छा कभी आपने सोचा कि सरकार सिर्फ खाद्य पे क्यों ज्यादा फोकस होता है? देखो खाद्य पे इसलिए होता है, सरकार नहीं मतलब आम कहना है, मतलब ये बातें समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी तो उसका माइंड जो है डेवलप करेगा, और जब माइंड डेवलप करेगा तो वो क्या करेगा? 1-to-1 क्वेश्चन करेगा। और जब 1-to-1 क्वेश्चन करेगा तो किसके लिए समस्या खड़ा होगा? सरकार के लिए। एक बात जान लो, जागरूक जनता हमेशा राजा के लिए समस्या का कारण होगी। जागरूक जनता हमेशा राजा के लिए समस्या का कारण बनी। अगर अनपढ़ और गंवार जनता है तो उसके राज करना ज्यादा सुटेबल होता है, किसके? जागरूक के तौर पर। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ा है और वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, आप चाहे जो पढ़ा सकते हैं, ठीक है, सामने वाले कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग पढ़े उसी गाँव में उसी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? समस्या आपके लिए खड़ा होगा, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, मेहनत करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने आपको पता है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो क्या होता है? समस्या। अगर इन तीनों चीज़ों पे काम करे तो क्या होगा? गरीबी कभी नहीं आ सकता। ये जो है गरीबी कम हो जाएगी अगर इन तीनों पे काम करे। लेकिन सरकार इन तीनों पे, देखो अमेरिका क्या है ना, अमेरिका में हेल्थ सुविधाएं फ्री है, बताएं जी सर। अमेरिका में आप जो है कहीं भी हॉस्पिटल जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे हेल्थ सुविधाएं आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। जैसे अभी रिसेंट में राजस्थान में राइट टू हेल्थ पॉलिसी लाया था, राइट टू हेल्थ पॉलिसी लाया था, और उसका बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में विरोध किया। क्यों किया था? क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, इसके पीछे कारण था। देखिए बातें मैं सब वही गरीबी से ही समझा रहा हूँ, बेशक कहानी इधर उधर। जैसे राजस्थान सरकार ने लाया कि मैं जो है अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, वो हॉस्पिटल में गया तो उसको इस बेस पे बाहर नहीं किया जाएगा कि उसको जो है पैसे नहीं है, उसकी इलाज तत्काल प्रभाव से करना है किसी भी हॉस्पिटल को, और जो भी खर्च आएगा अगर वह व्यक्ति देने में सक्षम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देने के सक्षम है तो क्या करेगा? सरकार जो है वहन करेगा। और सरकार तो ऐसे वहन कर नहीं देगा, सरकार से पैसा निकालना आसान बात है। सरकार क्या करेगा? आपने मान लो 1 लाख का बिल बनाया, कितने का बनाया? 1 लाख का बिल बनाया, ठीक, 1 लाख का बिल बनाया कि जो है 1 लाख रुपए इनके पे खर्च है। सरकार क्या करेगा? कमेटी गठित करेगा, भाई साहब पहले देखो इनका क्या 1 लाख रुपए जो दवा और सारा स्लिप मंगाएगा, वो कहेगा कि देखो जरा इनके ये सारी दवाएं जो है इतना खर्च आ रहा है। अगर मान लो खर्च आया आपका 50,000 रुपये और आपने 50,000 रुपये मुनाफा कमाया तो सरकार देगा? नहीं देगा। मैक्सिमम देगा कितना? बहुत देगा 60-70,000 60,000 ऐसे दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देगा। इसीलिए राजस्थान में जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल थे उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि भाई हमारा दुकान बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो तो गरीबी नहीं आएगी। गरीबी की मतलब बात समझ में आया कि नहीं है? गरीबी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? गरीबी हटाने के लिए क्या 3 चीजों पे काम होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अगर इन 3 चीजों पे काम होता है तो देश में गरीबी नहीं है, गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गरीबी वाला टॉपिक लिखिएगा। क्या
क्या हुआ? रूम नंबर 30 में जो नीचे ये साइड तीन साइड था, तीन साइड बोल रहा है। देखिए गरीबी, इसको बोलते हैं प्रियोरिटी, PRVER, प्रॉपर्टी। गरीबी, ठीक है, लिखिए जरा, लिखिए। पहले लिखिए सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि सापेक्ष गरीबी, पहले थोड़ा समझ लीजिए सापेक्ष गरीबी होता है। दो होता है, एक सापेक्ष गरीबी होता है, एक निरपेक्ष गरीबी होता है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। पहले सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है? आय में असमानता होता है, आय में असमानता होती है। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या होगा? गरीबी, आय में असमानता है कि नहीं है? किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, वो BMW से चल सकता है, और किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर साइकिल करेगी। ये समाज में असमानता का खड़ा करता है। अच्छा एक बात जान लीजिए, समाज में असमानता देश में अराजकता को बढ़ाता है। समाज में असमानता की भाव देश में क्या हुआ? समाज में असमानता की भाव देश में अराजकता बढ़ाता है। किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ही में से कोई एक बच्चा खूब मेंटेन होकर आ रहा है, ठीक है, और दूसरे बच्चे और जस्ट उसके बगल में बैठा है, उसको क्या आएगा? सामने वाले चिड़ होगा, जमा के आता है, जमा के आता है, और इसको बहुत पड़ी है, तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको काट दिया जाए। काट दिया जाए मतलब माफ नहीं दिया जाए, कुछ ना कुछ तरीके से इसको पीछे किया जाए। तो ये सापेक्ष गरीबी होता है। निरपेक्ष ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। निरपेक्ष जैसा कि नाम से ही पता है, निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में लिखिए जरा, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि वीडियो चल रहा है ना? सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच, विभिन्न आय वर्गों के बीच, विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, कितनी विषमता, विषमता कौन? सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है, सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय, जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है। जीवन का स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझिए, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का रहन सहन और गोवा के व्यक्ति का रहन सहन में फर्क है कि नहीं? गोवा का आपको बताया तो कैसा है ना, पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा कौन है? गोवा सबसे ज्यादा। पूर्वा समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में, समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग आय
किसी व्यक्ति की उपभोग आय, किसी व्यक्ति की उपभोग आय वह संपत्ति के अभाव को, वह संपत्ति के अभाव को, वह संपत्ति के अभाव सापेक्ष गरीबी कहते हैं। संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अच्छा, आप लोग वहां चले गए थे क्या? हैं? वहीं पे बैठे थे। आप भी क्लास करने हैं? पहली क्लास है? सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश की आय, सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में, सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के बीच, पाई जाने वाली असमानता के बीच के रूप को भी की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति का के रूप को भी की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति का इनकम कितना है, 1 लाख रुपए है, और किसी व्यक्ति का 10,000 रुपए है। दोनों के लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जो 1 लाख पा रहा है वो और अच्छे तरीके से रहेगा, जो 10,000 पा रहा है वो थोड़ा दिक्कत में रहेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है निरपेक्ष गरीबी। देखिए, निरपेक्ष गरीबी में समझिए क्या है। निरपेक्ष गरीबी में जैसा कि नाम से ही पता चला है, निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष में क्या हो गया, आय में असमानता। लेकिन इसमें क्या है, बेसिक बुनियादी आवश्यकता है। बेसिक बुनियादी आवश्यकता है। बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं में क्या क्या है बताइए। बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं में पेयजल, ठीक, पहला। दूसरा मकान, तीसरा क्या हो सकता है, पेयजल, मकान, रोटी नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। ये भी जो है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पता चला पर्यावरण, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट, पता है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वहाँ सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। और इसीलिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हमेशा फटकार लगाती है कि व्यक्ति के रहने के लिए, जैसे आप खुले में सांस लेना, ये आपका मौलिक अधिकार है, इससे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई सांस लेने से रोक रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल? इसमें कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जाओगे और हाई कोर्ट में पॉलिटिक्स पढ़े सब इधर उधर क्या पढ़े पॉलिटिक्स, जब यही आर्टिकल है तो भूल जाएगा नहीं यार। आप बताएं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत? 226। अच्छा, कहाँ पढ़े हैं? ART नहीं, उल्टा बता रहे हैं। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई और सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इसी को जो है क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा का संविधान की आत्मा, ठीक है। और क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू ने किसको आत्मा कहा, संविधान। तुक्का मार दिया, सही नहीं है, तुक्का नहीं मार सकता, साफ साफ गया। तो निरपेक्ष गरीबी में ये सब बातें आती हैं। सापेक्ष गरीबी समझ में आई कि नहीं? आय में असमानता। निरपेक्ष गरीबी में पेयजल, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ठीक है, लिखिएगा इसे। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी, निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में
निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। इसमें गरीबी ज्ञात करने की विधि में हेड काउंट किया जाता है जिसे हेड काउंट विधि भी कहते हैं। ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि हेड काउंट विधि क्या है, हेड काउंट विधि निरपेक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कितना बोल लेंगे लोग। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र। देखिए, गरीबी का दुष्चक्र का साइकिल कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, समझिएगा, मान लीजिए बच्चा, ठीक, ये बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और इस बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए? सर्वप्रथम भोजन, सर्वप्रथम पैदा होते मान लो खाना शुरू कर देगा। स्वास्थ्य क्या चाहिए? स्वास्थ्य के बाद क्या चाहिए? स्वास्थ्य के बाद न्यूट्रिशन, पोषण। समझिए, पोषण के बाद क्या चाहिए? शिक्षा। और शिक्षा के बाद क्या चाहिए? रोजगार। और अगर ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें उस बच्चे को ना मिले तो ये गरीबी के वंचितता के साइकिल में फंसेगा। समझिए, गरीबी के वंचितता के साइकिल में फंसेगा। क्या हो, इसी में सब लोग रखे हैं क्या? फॉर्म रखे हैं। देखो, समझो पहले, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो गरीब, कोई व्यक्ति गरीब, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसको सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, ठीक है, सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। और जब उसको सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो उसका माइंड डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया तो क्या होगा? वह अल्पपोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पपोषित हो जाएगा। और अल्पपोषित हो जाएगा, या फिर शिक्षा न मिला तो क्या हो जाएगा? अल्प ज्ञानी हो जाएगा।
शिक्षा न मिलने की वजह से, और रोजगार न मिला तो क्या होगा, गरीब। अब इसमें समझिए कैसे, अगर उसको शिक्षा नहीं मिली, पहली बात तो अगर उसको स्वास्थ्य नहीं मिला तो क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर नहीं मिली, स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब चिकित्सा अगर नहीं मिला तो क्या होगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी। और जब वह पोषण नहीं पाएगा या शिक्षा नहीं पाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, वह एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तभी हो सकता है जब उसको ये सारी चीजें मिले। और अगर किसी व्यक्ति का अगर चाहे स्वास्थ्य हुआ या फिर पोषण या फिर शिक्षा या कोई भी चीज अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं मिला प्रॉपर तो वह गरीबी के चक्कर में फंसा है। क्यों, आप समझिए, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति बड़ा हुआ, ठीक है, ना तो उसके पास रोजगार है अच्छे से, ना तो उसका स्वास्थ्य अच्छे से है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो क्या वो जाके किसी जगह काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। शिक्षित नहीं है तो ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगा। अब फिर उसका बच्चा पैदा होगा तो क्या करेगा, वो भी इसी वंचितता के साइकिल में फंसा रहेगा, उसको भी ये सारी चीजें वंचित हो जाएगा और ये गरीबी का दुष्चक्र चलता रहेगा। इस साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, और उससे पहले और उन दोनों के बीच पोषण। अगर पोषण मिलेगा और सबसे ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो आपसे आपको पोषण की व्यवस्था तो कर ही लेगा और शिक्षा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये व्यवस्था उसको नहीं मिला तो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा है। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, लॉरेंज वक्र, ये पूछा है कई बार एग्जाम। लॉरेंज, हाँ, लॉरेंज वक्र लिख दीजिए। लॉरेंज इन्होंने जो है गरीबी को ज्ञात करने का एक तरीका बताया, लॉरेंज वक्र। ऐसे बना लीजिए लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र ऐसे बना जी सर, बन गया। और किसका किसका बैग है, बैग यहाँ जितने लोगों का बैग है ले जाके एक लोगों को पीछे ले जाके किधर से आओ, मेरा बैग वहाँ मत ले जाए। हाँ, इनका भी बैग वहाँ लेके बोलो मेरा वाला बैग साइड में देना भाई, लेट मत जाना। ये बैग कहाँ जा रहे हैं? आज काफी डिस्टर्ब। अरे सर यहाँ ऐसे होता है, इसलिए देख रहे थे क्लास बहुत मिल जाएगा सरकारी स्कूल में। इस कॉलेज में छुट्टी लगनी नहीं है। चलिए ठीक है, अपना काम है। क्या हुआ, चलिए ठीक है, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र को 1905 में हाँ 1905 मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच, लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच, लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। आय की विषमता को ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसमें की फैक्टर ये है आय की विषमता।
बता रहे लारेंज वक्र के बारे में पूछेगा तो पूछेगा लारेंज वक्र ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा थ्योरी दिया था? आय की विषमता। आय की विषमता कब दिया था? 1905 में। 1905 में, ठीक है। आय की विषमता का मतलब वही सिंपल सी बात है जो मैंने अभी पहले बताया। विषमता मतलब क्या होता है? भिन्न, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति की इनकम जो है 1 लाख है और किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है, तो आय का विषमता। और दोनों का लाइफ स्टाइल जीने का अलग अलग। 1 लाख वाला कुछ अच्छे तरीके से जिएगा, बहुत अच्छे तरीके से महंगाई हो जाता है, ठीक है। वो महीने में 2-3-4 दिन पनीर बने खा रोज नहीं खा पाएगा, है। लेकिन जो 10,000 वाला है बेचारा हो सकता है। आइए लेके जाइए, मैं करने से बार बार 10,000 वाला है वो क्या करेगा? वो महीने में कभी महीने 2-4 महीने में एक बार पनीर खा सकता है, ठीक है। ये फर्क होता है। पनीर आप लोग खाते हो नहीं? खाते हो? पनीर खाते हो? बड़ी अच्छी बात। तो लारेंज वक्र के बारे में समझना है, आय की विषमता के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि लारेंज वक्र ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, किसकी थ्योरी दी थी? तो आय में विषमता के बारे में कब दिया था? 1905 में। बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये इनका फिगर बना लीजिएगा। इसमें कुछ लिखा नहीं है ग्राफ में, कुछ लिखा नहीं है इसमें, बस यही लिखा है लारेंज वक्र, और कुछ नहीं लिखा ग्राफ। और आपके एग्जाम में लिखने ठीक है। आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। एक और लिखिएगा, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, अरे ये गिनी गुणांक, ये गिनी गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? मैथ पढ़े हो? कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बताए कुछ मैथ वाला स्टूडेंट कोई बताए 2 का 8। गरीबी ऐसे ही बढ़ेगा। लिखो इसके बारे में। गिनी गुणांक ने वर्ष 2012, गिनी गुणांक को वर्ष 2012 में, गिनी गुणांक को वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में इटालियन सांख्यिकीविद, इटालियन सांख्यिकीविद ओरेंडो गिनी, लिख दे कोरो ओरेंडो गिनी, ये नाम था इनका, ओरेंडो गिनी। सर आपने सर नाम कैसे आगे का बता देते हैं? अपने ही नाम से रेटेड करते हैं। हाँ, ओरेंडो गिनी याद करना भी सरल हो जाएगा नाम से। ने विकसित की, ओरेंडो गिनी ने विकसित किया। गुणांक आय के वितरण की विषमता, गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि। गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि, सबसे प्रचलित विधि जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय और अंतर की माप करती है। आय और अंतर की माप करती है। आय के बीच आय और अंतर की माप करती है। जो आय के, अरे जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। आय अंतर की माप करती है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब अगला है तो कुछ समितियां गठित हुई थी, ठीक है। लिखिएगा, भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां, भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां। ये समितियां आपके एग्जाम में खूब पूछ रहा है, ठीक है।
देखिए भारत, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, भारत में आय को मापने से संबंधित समितियां। जी सर। लिखेगा नीचे हेडिंग है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO प्रतिदर्श, ऐसे NSSO एक कार्यालय है, वहां से जो है व्यक्ति की आय आकलन किया जाता है। NSSO एक मुक्त संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए, भारत में गरीबी को मापने के लिए भारत में गरीबी को मापने के लिए ठीक है, भारत में गरीबी को मापने के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। नीचे लिखिएगा डॉक्टर वाई के अलग समिति, इसको इरेज करें, डॉक्टर वाई के लिख देना। यह समिति डॉक्टर वाई की अलग समिति 1977 में गठित हुई थी। कब हुआ था? 1977। और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है किस पे दिया था? ये कैलोरी मापा कि व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। अगर इतनी कैलोरी ऊर्जा उसको मिलती है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर इतनी कैलोरी ऊर्जा उसको नहीं मिलती तो वह क्या है? गरीबी रेखा के नीचे। 2400 रूरल एरिया के लिए 2100 है। हाँ, वो मैंने बताया अभी। ठीक है, डॉक्टर वाई लिखिएगा, डॉक्टर वाई के, डॉक्टर वाई ऐसे नहीं लिखिएगा, वाई ऐसा लिख दीजिए, वाई अलग 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 नहीं, अलग अलग समझिएगा इनके बारे में। पहले बात तो समझ लीजिए, इनका ये कमेटी गठित हुई थी 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। इनका कॉन्सेप्ट था ग्रामीण के लिए, 2400 कैलोरी, ठीक कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा, और शहर के लिए शहर के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर मिलती है किसी व्यक्ति को। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा। सर एक कैलोरी से होता क्या है? कैलोरी आप जब खाएंगे पोषक जी तो उससे पता चलेगा। जैसे ये मेरा घड़ी कैलोरी काउंट करता है, मैंने आज कितना कैलोरी बर्न किया? 125 कैलोरी मैंने बर्न किया। ठीक है, तो इसमें कैलोरी पता चलता है कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया। तो कैलोरी जो आप खाते हैं उसी से मिलता है कैलोरी ऊर्जा। ठीक, जो प्रोटीन चीज़ें खाते हैं, विटामिन युक्त चीज़ें खाते हैं, उसी से मिलता है। अगर आप शहर में हैं तो 2100, ग्रामीण में है तो 2400। अगर आप इससे कम न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप गरीबी रेखा में, इससे ज़्यादा लेते हैं तो आप अमीर हैं। आप मतलब 2400 कैलोरी ऊर्जा वही खाएगा जो रोज का कम से कम महीने हफ्ते में 2 से 3 दिन पनीर खा रहा है, दूध पी रहा है प्रॉपर वे में, और मांस खा रहा है। ठीक है, मांस से भी उसमें जोड़ा जाता है।
लेकिन जो 2100 है, 2100 से नीचे वाला वो बेचारा क्या कर रहा है? मतलब वो गांव वाले की बात करें जो 21 अरे एक चपाती में मिनिमम कितनी कैलोरी मिल जाती है? अब ये आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, उसमें क्या है वो साइंस वाले सर आपके बताएंगे। ठीक है, एक चपाती में कितना, देखो और एक बात और है, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि पानी को पीने से कितनी कैलोरी हो जाती है? 0। हाँ, बहुत सही, कहाँ पढ़े थे? हर चीज का अपना कैलोरी रहता है, सही। पीसीएस में एक बार क्वेश्चन बना था कि अगर आप पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इतनी कैलोरी अगर आप ऊर्जा पाते हो तो आप लिखिए जरा इनके बारे में, लिखिए डॉक्टर वाई के अलग समिति, अलग समिति भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी के निर्धारण, ये पूछा है कि कब गठित की गई थी और इसने रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट कब दिया था? 1979 में, और गठित कब किया गया था? 1977 में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 कब दिया था? 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निर्धारण किया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी लिखे जा रहे हो, कोई लोग ध्यान नहीं देते हो, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये नहीं कि पता चले पूरा घर जो 2400 कैलोरी खाया जा रहा है, 2400 कैलोरी, ठीक है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। क्या होगा 2100 कैलोरी? क्या मतलब पूरे परिवार के लिए? एक व्यक्ति के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सॉरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, धूप तो निकला। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए, 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की संस्तुति लिख लोगे? प्रस्ताव, दोनों बातें की, प्रस्ताव दिया। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को गांव में इतना कैलोरी और शहर में इतना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इससे कम मिलेगा तो बेचारा कुपोषण हो जाएगा। अब देखिए अगला कमेटी, और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली ये कमेटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन तो आप लोग देखते हैं, कभी देखे एसएससी क्वेश्चन कैसा बना है? सही बनाया सर, अच्छा लगता है करने में। क्वेश्चन तो सही बनेगा, कभी क्वेश्चन देखे आप लोग? यह भी है तो क्वेश्चन देखा करो, ठीक है सर। पेपर एसएससी का देखा तो अब उसमें क्वेश्चन देख लो, मैं बता रहा हूँ उसमें क्वेश्चन कैसे बना है कि 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी कैलोरी का निर्धारण किस कमेटी ने सुझाव दिया? किस कमेटी ने? तो कौन सा होगा? वाई। और ये कमेटी गठित कब की गई थी? 77 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ठीक है, अगला लिखिएगा। अगला है
लकड़ लकड़ वाला समिति। योजना आयोग लिखिएगा, लकड़ वाला समिति। लकड़ वाला समिति। योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 क्या है 1981 लकड़ वाला समिति। लकड़ वाला 1989 कब गठित किया गया? 1989। ठीक, इन्होंने गठित किया। लिखिएगा 1989 में डॉक्टर या फिर लिखें प्रोफेसर डी हाँ DT लिख रहे हैं। प्रोफेसर का पूरा नाम यही था, DT लकड़ वाला DT लकड़ वाला की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया। जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। ठीक है। आगे पॉइंट से लीजिए। प्रस्तुत की ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक। ग्रामीण के लिए क्या दिया गया? कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचांक। जबकि शहरी के लिए क्या दिया गया? शहरी के लिए औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा समझिए। लकड़ वाला समिति पहले तो ऐसे बनेगा, कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचांक को कौन सी समिति ने प्रस्तुत किया था गरीबी रेखा मापने के लिए? तो कौन सी? लकड़ वाला। अगर शहरी के बारे में पूछे, शहरी औद्योगिक उपभोक्ता सूचांक के बारे में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति ने दिया था? तो एग्जाम में क्वेश्चन बस यही बनेगा। और कब गठित किया गया था? 1999। और कब रिपोर्ट दिया? 1993। ठीक है, 1993। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर समिति। ठीक है, एक तेंदुलकर समिति लिखेगा। सुरेश
तेंदुलकर समिति। और सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के पिताजी का नाम सुरेश तेंदुलकर है, पता है? सुरेश तेंदुलकर नाम है, इसीलिए नहीं उनका शायद रमेश नाम, सचिन रमेश तेंदुलकर। रमेश तो उनका सचिन का रमेश सचिन रमेश उनके पिताजी। एक्चुअली क्या है वहाँ पे जो है, जो महाराष्ट्र साइड में है या दक्षिण भारत वाले, कुछ लोग अपने, जैसे दक्षिण भारत में क्या होता है, अपने पतियों के नाम पे रखते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण उनके हस्बैंड का नाम सीतारमण। ऐसे दक्षिण भारत महाराष्ट्र वाले अपने पिताजी का नाम अपने मैरिज करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम पूरा थोड़ी था, उनके बाबा का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल बाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। SD देवगौड़ा का क्या सर? SD देवगौड़ा का मलकर हल्दी SD देवगौड़ा। चलिए देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला यहाँ लिखकर दिखा देगा। समिति कब गठित हुआ? 2005 में। कब गठित हुआ? 2005 में। इन्होंने क्या निर्धारित किया? इन्होंने निर्धारित किया था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपया पर डे, 27 रुपया पर डे, और शहरी क्षेत्र के लिए 35 रुपया पर डे। अच्छा ये बताओ, क्या आज के समय में रिलेवेंट है? 27 रुपये में क्या पाओगे? 27 रुपये में पता चले एक छोला समोसा खाओ और उसके बाद चाय पियो, खत्म है। 27 रुपये, 35 रुपये में क्या हो जाएगा? पता चले आप मोमोज वाले दुकान पे चले गए या बर्गर खा लिए, 50 रुपये तो बर्गर मिल जाएगा। तो इसको कैसे माना जाए? लेकिन ये सन 2005 में निर्धारित किया गया। अच्छा एक बात और बता दें आपको, उस टाइम पे मनरेगा में डिसाइड किया गया, मनरेगा ये समिति का सबसे बड़ा रोल था। इसी बेसिस पे जो है इस टाइम शुरू में मनरेगा का कितना था, कितना रुपए को दिया जाता पर डे? कौन बता सकते हैं? इस टाइम तो पता है, 100 रुपये हो गए शायद। पहले जो है 150 रुपये, अब 204। और आपको बताएं ये मनरेगा ही जो है मजदूरों का कीमत बढ़ा दिया। पहले गांव में 80 रुपये, मुझे याद है गांव में पहले जो है 50 रुपये 80 रुपये में मजदूर मिलते थे, लेकिन मनरेगा जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, तुरंत मजदूर के भाव बढ़ गए हैं। और मजदूर तुरंत जो है अपना 150 से कहे, हम जब मनरेगा में 150 रुपये मिल रहा है, कम कहें आप 80 रुपये माने, तो क्या हुआ जो है 150 रुपये वो भी डिमांड कर दी। अच्छा मनरेगा का सबसे बड़ा डीमेरिट जानते हो क्या? खाद्य, ये समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य चीजें महंगी हैं, और खाद्य चीजों में सबसे ज्यादा महंगी क्या होती है? सबसे ज्यादा खदान की वस्तुएं। खदान की वस्तुएं चावल, गेहूं, धान, दाल, तेल। तेल का दाम तब से महंगा नहीं, चीनी तो सारे लोग, जरूरी नहीं कि सारे लोग शायद पीते होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये बेसिक चीजें जैसे क्या, तेल, दाल, उसके बाद क्या है, तेल, दाल, फिर चावल। ये इनका दाम इतने तेजी के साथ बढ़ा था कि मैं बताऊं उस टाइम मुझे याद है कि तेल जो है 200 रुपये लीटर पहुंच गया, 200 रुपये लीटर पहुंच गया मनरेगा के वजह से। क्योंकि किसी व्यक्ति को जब बेसिक जरूरत, सबसे पहले अगर मैंने यही बात बताया कि अगर आपके पास पेट, जेब में 100 रुपये हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? खाने पे खर्च करोगे। जाके 100 रुपये में जाके एक ट्राउजर खरीद लो, ट्राउजर तो मिलेगा नहीं, ट्राउजर मिलेगा नहीं, क्या मिल सकता है? हो सकता है एक बनियान मिल जाए 100 रुपये में, बाकी चीज़ें नहीं है। तो अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं तो सबसे पहले आप खाने का व्यवस्था करें। और एक बात और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल समझिए, जो रिक्शावान होता है वो जब दिन भर कमाता है तो क्या करता है? अपने पहले खाने, इसीलिए रिक्शावान बेचारे जो
उनकी स्थिति जैसे रहती है वैसे के वैसे बनी रहती है, क्योंकि वो दिन भर में जितना कमाते हैं, मान लो 300-400 रुपये कमाए, 300 तो 200 रुपये तो उनका खाने पे चला गया, 100 रुपये बचा तो खंभा ले आए। खंभा क्या ले आए? दारू ले आए, और उसके बाद रात में पी के टल्ली दारू, फिर उसके बाद सुबह उठते हैं फिर वही। तो उनके देखो इससे क्या होता है, उनका जीवन स्तर, जीवन स्तर जो है, लाइफ स्टाइल उसी सर्किल में फंसा हुआ है। जो सर्किल चल रहा है उसी सर्किल में फंसा हुआ है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई रिक्शा वाला करोड़पति हो गया, कभी आपने कभी सुना कि कोई रिक्शा वाला जो चला रहा हो करोड़पति? ये सुना है कि उसका बच्चा IAS बन गया है। मैं जानता हूं, और आपको रेट भी नहीं पता है। जिनसे वो पढ़ा था उनसे मैंने वेथिक्स पढ़ा था, जो धर्मेंद्र सर है उनसे मैंने वेथिक्स पढ़ा था, और उन्हीं के वो स्टूडेंट थे। तो उनका नाम है गौरव जायसवाल, ऐसे कुछ नाम था, गोविंद जायसवाल। उनकी कहानी कुछ और है, जाने दो क्लास में। उनके पिताजी का कई सारे वो खुद नहीं चलाते थे, वो किराए पे देते थे रिक्शे, ठीक है। जैसे होता नहीं शहर में रिक्शे पे किराए पे मिलते हैं, 100 रुपये बचा, उनके पिताजी रिक्शा किराए पे देते थे। लेकिन वही मीडिया जिसको उठा रिक्शे वाले का बेटा भी। तो बात मेरी यहाँ चल रही थी, समझिए, खाद्य सब्सिडी। मनरेगा आने से क्या हुआ, खाद्य की वस्तुएं जो है महंगी हो गई। महंगाई इतना चरम पे पहुंच गया था कि तेल काफी महंगा हो गया, धान गेहूं महंगे हो गए, और उसी के बगल जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर सस्ते हो गए। क्योंकि भाई जब किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या 4 व्हीलर जाएगा खरीदने? पहले तो उसको जरूरत क्या है, खाने का, और खाने पे इसीलिए उस टाइम जो है क्या है, आप लोग क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या बैग भी सही होगा, यहाँ आगे नहीं, और देख लो आप, ये तो नहीं है, ये वाला है जाओ, बीच में कनेक्शन कर जाता है, और कनेक्शन करने से जो है लीडर खराब हो जाता है। बता रहे थे कि जो है खाद्य सब्सिडी कैसे खाद्य वस्तुएं महंगी, ठीक। तो जब खाद्य वस्तुएं छोड़ जाने लगे, बार आगे डिस्टर्ब करते रहे, खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाती है, ठीक है। खाद्य वस्तुएं महंगी, हाँ बात ये बता रहे उस टाइम 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, ये जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना, ये जो है आप 5,000 10,000 रुपए दो और जाके 4 व्हीलर लेके जाओ, ये कॉन्सेप्ट उसी समय शुरू हुआ था, क्योंकि लोग 4 व्हीलर खरीद ही नहीं रहे थे। उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि 2 लाख 4 लाख रुपए दें। कंपनी वालों को लॉस हो रहा था, उसको खड़ा करने में काफी नुकसान हो रहा था। वो लोग क्या किए, क्या भाई 5,000 10,000 20,000 30,000 जैसे डाउन पेमेंट दो और आप गाड़ी लेके जाओ। उस टाइम ये शुरू हुआ, बात समझे। तो बात क्या चल रही थी, लकड़ वाला यही हो रहा था ना। इन्होंने क्या कहा, नहीं सुरेश तेंदुलकर ने कभी अपना रिपोर्ट दिया था, गठित कब हुआ था 2005 में, और इन्होंने ग्रामीण के लिए कितना 27 रुपए और शहरी के लिए, और इसी का रोल था किसमें, मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का जो डिसाइड किया गया था पर डे। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को 27 रुपए मिल रहा तो 150 रुपए में एक दिन का खाना खा लेगा कि नहीं। मान उसको 100 ग्राम चावल की जरूरत है, एक व्यक्ति कितना खा रहा है, 100 ग्राम खा पाएगा मैक्सिमम। समझिए बात को, एक व्यक्ति महीने भर का नहीं, एक व्यक्ति 100 ग्राम चावल खाएगा, ठीक है। 100 ग्राम चावल, मान लीजिए 200 ग्राम आटा, ठीक। ये दोनों मिला के बहुत मिलेगा 50 रुपए मिल जाएगा। 50 ग्राम तेल हो गया, ठीक, दाल हो गया, मतलब मिला जुला के उसको 100 रुपए में एक टाइम का भोजन मिल जाएगा। इसी को बेस बना के वो बना, बात समझना है। उसके लिए कमेटी गठित हुई मनरेगा, लेकिन इसका भी रोल था। लिखिए जरा, बस 2005 बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे गुस्सा होते जाता है, क्या भी जा रहा है, नहीं जा रहा। आज आपको क्लास में संख्या भी 15-16 है, कितने 15 है, ज्यादा हो गए, 3 7 2 10 13 14। चलिए लिखिए, 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया। 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया।
जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की, दो 2009 में पेश की 2009 में 5 में गठन हुआ तो 2 में कैसे पेश कर देगा? 2009 में पेश की। सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति प्रति दिन खर्च, सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रतिदिन इन लोगों से कहो ना कि धीरे बोले। इलाके में बात है क्या करते 27 और 33 रुपए प्रतिदिन रखा। ठीक, फिर आगे से लिखिएगा, इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपए ग्रामीण। इस प्रकार लिखिए, जल्दी लिखिए। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 1000 रुपए शहरी क्षेत्र के लिए, 1000 रुपए शहरी क्षेत्र के लिए जीवन यापन के लिए माना गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो हो गया। और मासिक कितना क्या माना? मासिक माना जो है ग्रामीण के लिए, कितना 816 और शहरी के लिए 1,000। ठीक, ग्रामीण के लिए 816 और शहरी के लिए 1,000। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, वृद्धा पेंशन शुरू हुआ था, पता है नहीं कितना दिया जाता है? 2000 रुपए। कहाँ वृद्धा पेंशन 2000 रुपये किसको दिया जाता है? 2000 रुपये 4 महीने। कितना दिया जाता है वृद्धा पेंशन? बताइए, आप बताइए। 2000 मिलता है? 6,000 रुपये मिलता है। साल में 6,000 मिलता है, मतलब 6,000 रुपये 4 महीने, 4 महीने में 2,000, 6 मतलब 6,000 पूरे साल का और एक किस्त दी जाती है 4 महीने में। हाँ वही तो होता है 500 रुपये निर्धारित है। ठीक है, हैं? लेकिन उसमें भी कैटेगरीज किया गया है। अब जो ज्यादा वृद्ध है उसको 1,000 रुपये मिलता है, सरकार की तरफ से 1,000 रुपये मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र के लिए 1,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816। अगर कोई व्यक्ति महीने का इतना रुपए पा रहा है तो मतलब वह जीवन यापन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, इससे कम है। आप सोचो उस टाइम क्या कंडीशन रहा कि आज के समय में 1,000 रुपये कितना नहीं चलता है? बहुत नहीं चलता, 2-3 दिन नहीं चलता। सही था, महंगाई इतना। मुझे याद है जब मैं राह जारी करता था सन 2012 में, जब गया था 13 में, तो उस टाइम मैं जब पैसे निकालता था ATM से 300-500 निकालता था, मेरा कम से कम 8-10 दिन, 1 हफ्ते चलता था, कम से कम 10 दिन से ज़्यादा ही चलता, 500 रुपये। अब कंडीशन ये है कि 500 रुपये अगर आप निकालें 2 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म। महंगाई इतनी हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइए, पैसे का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? घट गया है, क्योंकि ज्यादा मतलब जितना रखा ज्यादा होता है लोग जो कहते हैं गाँव में बाबा पर बाबा, यार हमारे समय में जो है महंगाई नहीं थी, हमारे समय में 1 रुपये में 1 मिलता था। भाई साहब उस टाइम पैसा मजबूत था। पैसा क्या था? मजबूत था। आज पैसा क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं है? कोई डाउट? अगला एक कमेटी और है, सी रंगराजन कमेटी।
सी रंगराजन कमेटी। देखिए ये कमेटी जो है 2012 में गठित हुई थी, सी रंगराजन। सी रंगराजन समिति, इन्होंने क्या डिसाइड किया था? ये गठित कब हुआ था? 2012 में। और रिपोर्ट कब दिया? गठन और रिपोर्ट दिया 2014 में। रिपोर्ट 2014 में। सी रंगराजन इन्होंने कितना डिसाइड किया? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण और शहरी, कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च करेगा, तो वह जो है गरीबी रेखा 900 लिखिएगा, एक मिनट, 972 ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 और शहरी क्षेत्र के लिए 1460। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 और शहरी क्षेत्र के लिए 1400 कितना 60। इतना रुपए इन्होंने रखा। कितना रुपए इन्होंने रखा? अच्छा, एक इसके पीछे एक लॉजिक और बता दें, वैसे बहुत जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जान लो ये सब कमेटियां क्यों बार बार गठित हो रही थी। कभी आपने सोचा? कभी नहीं, मतलब आज सोचा आपने ये कमेटी बार बार गठन करने के लिए क्यों जरूरत पड़ रही थी? एक बार मान लीजिए हो गया, दोबारा से क्यों? क्योंकि लगातार महंगाई जो है इम्प्रूव कर रहा था। महंगाई क्या हो रहा था? लगातार बढ़ रहा था और व्यक्ति का इनकम भी बढ़ रहा था। और जब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो आप दायरा रखे हो उसको ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करना पड़ेगा। इसी वजह से ये कमेटियां बार बार गठित होती हैं। और सरकार जो है, हर सरकार, बीजेपी सरकार अपने तरफ से बीजेपी और कांग्रेस अपने तरफ से गठित करती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस अपने गठन करती थी। सी रंगराजन ने कब गठन किया गया था? 2012 में। लिखिए इनके बारे में, कल मैं पूछूंगा, वैसे आप लोगों ने याद कर लिया था, पढ़ के आए थे। कितने लोग पढ़ के आए थे? आप नहीं मानना, सभी समझे आप याद रखेंगे। आप तो पढ़ के नहीं आए तो कैसे बताएंगे? कल का याद है मुझे। अच्छा, आप पढ़ के आई थे? आप सच्ची झूठ नहीं कह रहे हैं। झूठ ना बोलो। हाँ, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। आप बताएं, झूठ मत बोलना, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगा। सही बताएं। चलो कसम खा तो नहीं थे मेरी, कसम खा रही मेरी। वही तो कह रहा है तो क्या कह रहा झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं, तो भी कह रहा। चलो देखो योजना, वैसे जाने के बाद देखो, जाने के बाद आप लोग टाइम तो रहता ही होगा। कितने बजे सुबह निकलते हो? 2 बजे से निकले, 10 बजे से अभी निकले सुबह कितने बजे निकलते हो? अभी 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में। सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? क्या दिनचर्या है? 5 बजे। 5 बजे कौन कौन उठता है? हाथ उठाए। झूठ जो बोलेगा उसका एक साल में किडनी फेल हो जाएगा। 8 बजे से उठते हैं सर। 6 बजे से पहले सुबह हाँ लोग बताएं, आप दोनों लोग कितने बजे उठते हो? 6 बजे से पहले कभी नहीं। हैं? 10:30। और सुबह रात में कितने बजे सोते हो? हैं? क्या करते हो? रात में पूरे सर 1 बजे जाता हूं। पूजा हो गया था। हम भी 9 बजे सोते हैं। कौन सा पढ़ाई? क्योंकि मुझे कौन सा सोती क्यों है? सोती क्यों है? जागे आप क्या कितने बजे सोते हो? सोया मत करो, जब 2 बजे उठती है। सुबह कितने बजे उठते 2 बजे उठते हैं, काम होना है 5 बजे। हो? हम 8 बजे उठते हैं। आप लोग लड़कियां वैसे मेहनत ज्यादा करती है क्योंकि इन लोग खाना भी बनाना सर मुझे खाना बनाना होता है मम्मी के साथ में। हाँ। तो इसीलिए हर एक बात और बता दें, आप लोगों के जीवन में काम आएगा। ये जो खाना बनाने छुट्टी पाना है तो एकदम जान लगा के एकदम पढ़ो, जान लगा के पढ़ो। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक बताएं। पैसे देंगे सासू माँ खुद का। लॉजिक बताएं कि छोड़, लॉजिक बताएं कि छोड़। आप लोगों ये नुकसान है नहीं ऐसे बता हैं? कोई बात नहीं। जाने दे। अरे सही बता नहीं, देखो अगर आप लोग जॉब करोगे, ठीक है, और दुर्भाग्यवश आपका हस्बैंड जॉब नहीं कर रहा है, दुर्भाग्यवश, ये सौभाग्य तो नहीं कह सकते क्योंकि दुर्भाग्य ही होगा, और वो दुर्भाग्यवश जो है जॉब नहीं कर रहा है, और फिर आप लोग ऑफिस से आओगे या जहाँ से भी आओ,
उसको फरमाइश करोगे कि पैसा तो आप दे रहे हो उसको अगर बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा चाय बनाओ तो कहेगा हाँ ठीक है, बेशक मन में गाली दे लेकिन उठ के जाएगा चाय बनाएगा, चाय तो बनाएगा। ठीक, ये तो दूसरा पहला हो गया। दूसरा कंडीशन, अब देखो ये थोड़ा मजाक है, सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन ये है कि अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप अपने घर में मेड लगवा सकते हैं, ये सीरियस बात है। अगर आपका मंथली इनकम अच्छा है तो आप मेड लगवा लोगे, फिर क्या है टेंशन, सुबह आएगी खाना बना के जाएगी, शाम को खाना बना के जाएगी, बर्तन ना धुलना ना कोई नौटंकी। तो इसलिए लड़कियों के लिए जॉब वरदान है अगर अपना जीवन सही से चलाना चाहते हैं, और अगर जॉब नहीं मिला तो जीवन बड़ा कठिन होगा। हाँ, पता चले आज यहाँ मम्मी साथ हाथ बटा रहे हो तो कल वहाँ सासू माँ साथ 10 लोगों की सुनो तो मैं सोचता हूँ कि कितना इन लोगों के पास पेशेंस होता है, सच में कितना पेशेंस होता है कि दिन भर काम करने के बाद भी लोग थकते नहीं, अगले दिन फिर वही काम। हम लोग हैं अभी 4 दिन लगातार सुबह उठ के खाना बनाना पड़ जाए, 5वें दिन हॉस्पिटलाइज हो जाओ। लेकिन इसलिए सैल्यूट मानना चाहिए आपके जज्बे को। देखिए ये बातें जीवन में काम आएगा, ठीक है। सी रंगराजन समिति, देखिए योजना आयोग ने वर्ष 2012 में, योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग निर्धारण किया। कि मतलब जैसे समझिए प्रतिभोग मासिक उपभोग निर्धारण किया, मतलब इतना रुपए अगर किसी का है तो गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक जी सर। तो रजिस्ट्री क्या बात है, सिग्नेचर कर दो भाई आप। ठीक है, देखिए कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। एक और समझ लीजिए, देखिएगा इसको समझ लीजिए, वैसे आप लोग पूछे नहीं। देखिए यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई समझ लीजिए, बहुत काम आएगा यूबीआई, और राहुल गांधी इस पर बहुत फोकस करते हैं। यूबीआई ये आपके जीवन में काम आएगा, वैसे एसएससी नहीं यूपीएससी सिलेबस है। यूबीआई मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या होता है समझिए। किसी व्यक्ति का, ठीक है, मान लीजिए सरकार ने 12,000 रुपये, मान लीजिए सरकार ने क्या किया कि 20,000 रुपये प्रति माह डिसाइड कर दिया किसी व्यक्ति का इनकम इतना होना चाहिए, 20,000 रुपये प्रति माह। और कोई व्यक्ति जो है वह कमा रहा है 15,000 रुपये प्रति माह। बात समझिएगा, 15,000 प्रति माह। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? डिसाइड कितना किया है सरकार? 20,000 रुपये एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए 20,000 रुपये प्रति माह की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को मिल कितना रहा है? 15,000। अब ये 5,000 रुपये कहाँ से लाएगा? इस पैसे को सरकार जो सपोर्ट करेगी, सरकार देगी। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है। सरकार क्या करेगी? इस पैसे को सरकार, मतलब ये एक अवधारणा है, बहुत सारे देशों में ऐसा चल भी रहा है, बहुत सारे देशों में। और इसका बेनिफिट ये है कि इससे गरीबी जो है कम होती है। क्या होती है? इसका काफ़ी सारा डिमेरिट भी है, अभी मैं बता रहा हूँ डिमेरिट क्या है। इससे काफ़ी और मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम नहीं कमाता,
उसके लिए भी ये 20,000 रुपये उसको सरकार देगी। क्या करेगी? सरकार 20,000 रुपये देगी। और जो कमा रहा है तो ठीक है, उसका जो कम पड़ रहा है उसके लिए करेगा, तो जो नहीं कमा रहा उसको भी देगी। ये तो हुआ कि इससे जो है समाज में गरीबी और असमानता का भाव कम होगा, गरीबी और असमानता का भाव कम होगा। लेकिन समाज में किस चीज का बढ़ेगा? ये समाज में अनएम्प्लॉय, मतलब लोग आलस्य में पड़े रहे, आलस्य में पड़े रहते और रोजगार की तलाश नहीं करेंगे। और जो स्किल होता है वो स्किल की तलाश में एकदम चुप बैठ जाएंगे, वह कोई काम नहीं करना चाहेंगे, कोई नया स्किल नहीं सीखना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार तो मुझे इतना पैसे दे ही नहीं, और सरकार जब मुझे पैसे दे रही है तो मुझे वही है कि हाथ पैर ना चलाओ और मुंह में खाना आता है, कौन करना चाहिए, वही चलाएगा ही तो नहीं चलाएगा। ठीक है, जैसा आप ही लोग अब मान लो दिन मम्मी खाना बना के ले आ रही है, कहेंगे जब मम्मी एक दिन ना रहे तो हालत खराब होता है, तब जाके घर में चाय बनाओ, खाना बनाओ, है तब समझ में आता है कि मम्मी का इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में, या बहनों का क्या इम्पोर्टेंस है, बहनों का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते एक विशेष, ये 20,000 मैंने अपने तरफ से रखा है, ऐसा 20,000 सरकार की तरफ से प्रपोजल नहीं है कि कहीं आप बोल रहे हो तो पता चले बोल 20,000 तो पूछेगा कोई कौन कहा 20,000, तो कहोगे सर बताएं सर बताएं। तो ये मैं एग्जाम्पल दिया, ठीक है, 20,000 मतलब एक बेसिक जरूरत जो व्यक्ति की है पर मंथ जीवन व्यतीत करने के लिए, वह पैसा क्या करेगा? सरकार अपने तरफ से देगा, सरकार अपने तरफ से देगा। जैसे एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, जैसे इस टाइम किसानों को कितना रुपया दिया जाता है? 2,000। किस लिए दिया जाता है? इसीलिए जो अपनी फसलों का उपज सही से नहीं कर पाते, पैसे नहीं होते उनके पास, खाद नहीं खरीद पाते, उर्वरक नहीं, पेस्टिसाइड नहीं खरीद पाते, तो ये 2,000 रुपये से, ऐसा तो नहीं है कि 2,000 रुपये में खेती उनका हो जाता है, लेकिन कुछ सपोर्ट मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? यूनिवर्सल बेसिक इनकम अच्छे से समझ में आ गया? आप लोग एकदम चुप्पी मार के बैठे हो। आपको बताइए नाम क्या है आपका? तारिफ। क्या हुआ, क्या मसला? यहाँ तक बात नहीं आई। ठीक, चलिए, तो आपका जो है ये बातें खत्म हो गई। कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाएं आप पढ़ लेना, क्योंकि योजनाएं जो है हमेशा बदलती रहती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी। ठीक, अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? गरीबी। अभी तक गरीबी पढ़ रहे थे, बेरोजगारी आज भी पढ़ा थे, 244 हो रहा है, समझ लीजिए कौन सा। ठीक है, सरकार में 10 मिनट चले, क्या हुआ 10 मिनट में? क्या है सर जाएंगे, ट्रेन जा रहा है। ट्रेन है? यस सर। अरे भाई ट्रेन के पीछे मत भागो, ट्रेन आपके पीछे भागो, तो पता चले नहीं जीवन भर ट्रेन है पीछे भागते रहे। नहीं सर, रात में 6:30 बजे तक तेज जाते थे यहाँ से, 3 घंटे में नहीं बैठ सकते। कहाँ आपका है? कितनी दूर है? सर यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। 24 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से आते हैं। मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, सवारी से सर नहीं जाते, मैं बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ। वही प्रॉब्लम है। ट्रेन से जाते हो, किराया नहीं लगता हो, ट्रेन से जाते हो। हाँ सर, फ्री है सर। कभी टिकट पकड़ लिया नहीं सर, टिकट बनवा ली थी। बैठकी बनवा रखी है सर। कितना लगा था? 100 रुपये में 80% छूट है। एक महीने तब सही है फिर 80 रुपये। हाँ, चलिए बेरोजगारी 300 का 600। देखिए समझ लीजिए, बेरोजगारी कौन कौन से होते हैं? आएंगे अभी उस पर भी आएंगे सारे। देखिए बेरोजगारी में कौन कौन सा है, ये ग्राफ जो बनाए इसी ग्राफ में लिखिएगा। ठीक है, पहला है औद्योगिक बेरोजगारी, फिर उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, फिर दूसरा है
शिक्षित बेरोजगार। तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं, पहला हो गया औद्योगिक बेरोजगारी, दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा है मौसमी बेरोजगारी। सब लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। प्रच्छन्न मौसमी बेरोजगारी। ठीक, मौसमी बेरोजगारी। और क्या कौन? खुली बेरोजगारी और उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए, समझिए कौन सी बेरोजगारी कहाँ है। जैसा कि इसके नाम से ही पता रहा है कि औद्योगिक बेरोजगारी कहाँ है? उद्योग में। और उद्योग में बेरोजगारी कैसे होता है बताइए, समझिए। देखिए, उद्योग में बेरोजगारी कैसे होगा? कोई व्यक्ति काम चाह रहा है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। काम चाह रहा है, उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या उसको उद्योग में मिलेगा? जॉब। कोई व्यक्ति काम की तलाश में है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है हुंडा की एजेंसी में काम मांगने चले, ठीक है। अब हुंडा की एजेंसी में आप काम मांगने चलेंगे, पता चले आपको जो है कोई बाइक का पार्ट बनाने नहीं आता, तो क्या आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये औद्योगिक बेरोजगारी होता है। मतलब उद्योग से संबंधित, कहाँ पे? उद्योग से संबंधित, जहाँ व्यक्ति के साथ समस्या होता है कि उसके पास स्किल नहीं होता। क्या नहीं होता है? स्किल नहीं होता है। शिक्षित बेरोजगारी, इसमें व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन उसकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलता। जैसे समझिएगा, कोई व्यक्ति मान लो BSc या MA किया हुआ, ठीक है, और उसको काम मिल रहा है चपरासी वाला, काम मिल रहा है चपरासी वाला। उसकी क्षमता क्या है? वह प्रशासन, मतलब वो प्रशासन को भी चला सकता है, वह लीडरशिप भी कर सकता है, वो ऑफिस का मेन हेड भी हो सकता है, लेकिन उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। और ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, ये जो है बहुत बेकार सिस्टम है। नई शिक्षा नीति कब आई? 2020। देखो, नई शिक्षा नीति में यही बात है। आज की शिक्षा क्या है? रटने पर फोकस है। किस पे है? रटने पे फोकस है। और नई शिक्षा नीति में रटने पर फोकस नहीं किया गया, ठीक है। आज की शिक्षा पूरा टोटल जो है व्यक्ति को डिग्री देता है, बस स्किल नहीं देता। अमेरिका में क्या है? व्यक्ति को डिग्री देने के साथ साथ स्किल भी डेवलप कराया जाता है। लेकिन हमारे नई शिक्षा नीति में यही सब है। नई शिक्षा नीति में क्या है? आप जो है डिग्री लेते लेते आप कोई स्किल भी सीखोगे। जैसे आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, आपको सॉफ्टवेयर की चीज़ें सिखाई जाएगी। आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, आप कोई जो है ऑटो पार्ट के बारे में समझेंगे, कार डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे। तो शिक्षित बेरोजगारी क्या है? भारत में एजुकेशन सिस्टम प्रणाली जो ऐसा है, इस वजह से शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है। क्योंकि हम शिक्षा लेके निकलते हैं, जैसे आप ही लोग हो, हम ही लोग हैं, हम लोगों के पास मान लो अभी मेरे पास एक स्किल है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, डिग्री रखे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है।
जॉब नहीं मिल रहा है, फिर इधर उधर बेरोजगार के करीब पड़े हुए हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी समझ में आई, औद्योगिक बेरोजगारी समझ में आया क्या है? इससे काम तो होता है, स्किल नहीं काम तो है लेकिन व्यक्ति के पास स्किल नहीं, और स्किल नहीं है तो फिर क्या होगा? टाइम हो गया, चलो जाओ एक टॉपिक समझा दे भाई। गाड़ी आप लोगों का सच में नुकसान है। ट्रेन आ जाती है सर कल मिल गई थी सर, जैसे पहुंचा वैसे एक्सप्रेस पैसेंजर सर। ये सारे लोग ट्रेन वाले। चलिए, शिक्षित बेरोजगारी समझ में आया कि नहीं? प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कहाँ मिलता है? ये ज्यादातर गांव में मिलता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में कृषि में होता है, सब लोगों को होता है, कृषि में होता है। कृषि, अब इसको समझिए, कृषि क्षेत्र 1 बीघे का प्लाट है। कितने का है? 1 बीघे का प्लाट है और इसमें मैक्सिमम 2 लोगों की जरूरत है। कितना? 1 लोग। इसमें 2 लोगों की जरूरत है, 2 लोग की जरूरत है काम करने के लिए, लेकिन जबरन इसमें लगे कितने हैं? 5। कितना है? 5 6 जो भी जितने हैं। अब क्या इसके प्रोडक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा? जितना प्रोडक्टिविटी ये 2 लोग मिलकर इस खेत का उपज बढ़ा सकते थे, वही 5 लोग भी मिलकर बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनको लग रहा, 5 लोग, 3 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं, इनको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सही मायने में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अगर यहाँ पे ना भी रहे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। अगर यहाँ 10 कुंटल खेत जो है पैदा कर रहा है, 10 कुंटल, ठीक है, तो 2 व्यक्ति मिलकर 10 कुंटल पैदा कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति भी मिलकर 10 ही कुंटल करेंगे। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। बात समझ में आई? किताबों में बहुत विधा के बातें समझाया है। समझ में आया कि नहीं? एकदम। यूट्यूब पे पढ़े हैं आप? क्या बताए थे? ये नहीं पढ़े। और कौन पढ़े थे? ये ना पढ़ा है सर। हैं? ये ना पढ़ा है। क्या बताए थे? ऐसे बताए थे? सर ने बताया था ऐसे। ऐसे आपने बताया। हाँ सर, ऐसे अपडेट करते पढ़ा। सर ने पढ़ाया मुझे। मैंने तो कोई यूट्यूब नहीं देखा, मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी यूट्यूब किसी टीचर को नहीं देखता, मैं किसी टीचर को नहीं देखता। मैं चाहता हूँ मैं खुद से ही आसान करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखो कोई टीचर जो है ना, जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि चीज़ें कितने आसान तरीके से मैं समझ पाऊंगा। जब मैं आसान तरीके से समझता था तो मुझे लगता था कि अब मैं बच्चों को कितने आसान तरीके से समझा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स रियलिटी में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स इतना उलझाऊ सब्जेक्ट है कि जिसको अच्छे पसीना छूट जाता है पढ़ने में। लेकिन मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए, 5 दिन में आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत बेकार होगी। मैं चाहता हूँ चीजें आसान करके समझाने में। किताब में देखो थ्योरी तो लिखवा देते हैं और थ्योरी में भी मोटिव वही निकलता है जो बताते हैं, लेकिन चीजें आसान कर देते हैं। तो इसमें कहने का मतलब समझ में आया? जैसे व्यक्ति जो 2 पैदा करेगा वही 10 करेगा और इसके प्रभाव उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम तीर मार रहे हैं। और सही बात तो है, तीर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है मौसमी बेरोजगारी। देखो मौसमी बेरोजगारी 2-3 जगह मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये गन्ना मिल में मिलता है। कहाँ मिलता है? गन्ना मिल। पहले समझ लीजिए कहाँ मिलता है, तब मैं बता रहा हूँ मौसमी बेरोजगारी। ईंट के भट्टे मिलता है, ईंट के भट्टे पे मिलता है, और कृषि में भी मिलता है। किसमें मिलता है? कृषि में भी मिलता है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी का मतलब समझिए, जब मौसम रहता है तब उस रोजगार की जरूरत होती है। कृषि क्षेत्र में जैसे समझिए, मान लीजिए गन्ने की कटाई हो रही है, ठीक है, गन्ने की कटाई हो रही है तो गन्ने की मजदूर की जरूरत है। और बिहार से लोग आते हैं, बहुत भारी मात्रा में बिहार से लोग आते हैं। मेरी बुआ के यहाँ बहुत 10-10 बीघे गन्ने बैठते हैं। उनके यहाँ बताएं आपको 15-15 लोग रोज खाना खा रहे थे बिहारी आके। और बिहारी लोग जो है क्या कर रहे थे, उनके यहाँ गन्ना काट रहे थे 10-15 दिन। और पैसा भारी मात्रा में लेते हैं, तो आते हैं क्या करते हैं, गन्ने के सीजन में आते हैं और गन्ना काटते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है। ये गन्ने का एक और चीज है, गन्ना भी जो चलता है, जब गन्ना कटता है 2 से 4 महीने जो भी चलता हो, उसी टाइम ये गन्ने मिल के वर्कर को काम मिलता है। उसके बाद वो लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद जो काटा बाबू होता है, इसीलिए जो है डाली मारता है। डाली मारना समझते हैं जी? हैं? नहीं समझते। मतलब जितना है उससे कम तो होता है, इससे कम तो होता है। काटा बाबू बेचारा क्या करे,
वो बैठा रहता, जानता है मुझे 8 महीने बैठना है, बैठ के खाना भाई। तो जिससे जितना 50-100 कुंटल दे देंगे भाई, मुझे जो है 8 महीने मेरा चलेगा। वो करता क्या है, आप ले आए 10 कुंटल आपका है, नहीं 10 कुंटल नहीं होता, कम से कम 100 कुंटल से कम नहीं रहता। मार दिया तो 4 कुंटल, आपको भनक नहीं लगा। 100 कुंटल में 4 कुंटल मार दिया, आपको पता नहीं चला, उसका 1000 रुपया हो गया। कांटा बाबू जो होता है पर डे का समझ लो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये पर डे कमाता है, पर डे। तो सर ये जो चीनी मिल वगैरह होती है, इनको फिर ये भी करते हैं ऐसा? ये लोग जो वहाँ पे कांटा बाबू जो वेट करता है वो पैसा कमाता है, वो सेटिंग करता है पर डे का कम से कम 10 तो सबका होता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा सबको मिलता है। नहीं तो वो तो मिलता है, लेकिन ज्यादातर वही पाता है। ठीक है, तो क्या करता है, सेटिंग करता है, 10-15 हज़ार रुपये पर डे को बनाता है, तो पैसा उसके पास हो जाता है ठीक ठाक, फिर आराम से 8 महीने ऐसा करता है। तो गन्ना मिल में सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी मिलता है, मौसमी बेरोजगारी। गन्ना खेत जो कटाई करते हैं वहां मिलता है। और ईंट के भट्ठे पे आपको बताएं, ईंट का भट्ठा जो है जब बारिश के समय में बंद रहता है, बारिश के समय में बंद रहता है तो वहाँ पे वर्कर की जरूरत नहीं होती। और आपको बताएं कि झारखंड और रांची से भारी मात्रा में लोग ईंट पे काम करने आते हैं। मेरे अयोध्या शहर में जो है क्या नाम है कि होली दिवाली के 2 दिन या 4 दिन बाद वहाँ अयोध्या में मेला लगता है, और जितने भट्ठा के मालिक लोग हैं, जितने भट्ठा पे काम करने वाले हैं, सब ट्रैक्टर में भर के आते हैं मेला करने हैं, और उनके मालिक पैसा देते हैं। और उस मेले में उन्हीं की तो सारी श्रेणी दिखाई देगी और कोई नहीं जाता। वो सब आते हैं अपना चाट टूटी खाएंगे, घूमेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये किसमें मिलता है, ईंट के भट्ठे में। कब मिलता है, क्योंकि 12 महीने काम नहीं चलता, बारिश होता है तो ईंट का भट्ठा बंद रहता है। ठीक है, जब ये खुलता है तो फिर से वो लोग आते हैं, काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में, कृषि में क्या है, कृषि में भी साल भर में लगातार कृषि में काम नहीं होते। ठीक है, कितने महीने काम होते हैं कृषि में, मैक्सिमम मान लो 5 महीने 6 महीने। उसके बाद आदमी क्या करता है, बैठा रहता है। तो ये बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कहने का मतलब ये कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति को काम मिलता है, मौसम जैसे ही खत्म होता है वह बेरोजगार हो जाता है। मौसमी बेरोजगारी समझ में आई नहीं सर, कोई दिक्कत? अब ये 2 आगे कर देते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए सर। देखिए खुली बेरोजगारी क्या होती है। खुली बेरोजगारी ओपन बेरोजगारी, जहाँ पे एक संरचनात्मक होता है, एक खुली बेरोजगारी। यहाँ घर्षण होता है। यहाँ संरचनात्मक मतलब पहले इसको समझिए, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी से दूसरे कंपनी में जब वो जाता है तब क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाता है, कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ कपड़े सिलने का, ठीक है, और मैं किसी दूसरे कंपनी में गया अच्छे पैकेज पे, वहाँ पे मुझे क्या करना है, कपड़े में डिजाइनिंग करना है। अब मुझे डिजाइनिंग आती नहीं, मुझे कुछ समय सीखना पड़ेगा। उस सीखने के दौरान मुझे पैसे कम मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे। तो इस वजह से उस टाइम मेरा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बेरोजगारी जी। ये संरचनात्मक होता है, लेकिन उसके पास एक स्किल होता है। क्या होता है, एक स्किल सीखता है। ठीक है, अब खुली बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी यार इतना मेरे हाथ लग जाता है। खुली बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भारी मात्रा में बेरोजगारी होता है, सारे लोग आते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं कंपनी में। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, आज वर्तमान समय में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, वर्तमान समय में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है और भारी मात्रा में एम्प्लॉय की जरूरत है, भारी मात्रा में एम्प्लॉय की जरूरत है। जैसे किसी बात को समझिए, मान लीजिए कि एडिडास का शूज और एडिडास के शूज का डिमांड बढ़ गया, एडिडास के शूज का डिमांड बढ़ गया और लोगों डिमांड बढ़ गया तो क्या करेगा, जो कंपनी वाला है वो क्या करेगा, मजदूरों को बुलाएगा या काम करने वाले वर्कर को बुलाएगा। अब मांग बढ़ा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ा, लेकिन यह रोजगार तभी तक रहेगा जब तक वो डिमांड है। ठीक है, और जिस दिन डिमांड ठप हुआ, कम हुआ, वो लोगों को छठी करना शुरू कर देगा। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले आईटी सेक्टर में काफ़ी भारी मात्रा में छटनी हुई थी, पता है, इन्फोसिस और बहुत बड़े बड़े कंपनी, विप्रो, बहुत बड़े बड़े कंपनियों ने जो है अपने एम्प्लॉइयों को छठी कर दी। और छोड़िए, मैं बताऊँ, अभी रिसेंट का अनअकैडमी एक समय जब आया था, अनअकैडमी जो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे पहले बहुत सारे लोग जो है काम करते थे, ठीक है, और बहुत सारे टीचर थे, लेकिन जैसे जैसे उसका शेयर डाउन होता गया उसने अपने एम्प्लॉयों को छटनी करना शुरू कर दिया। ऐसे स्विगी है, जोमेटो है, ये सब क्या करते हैं, जैसे जब चीज़ों का डिमांड रहता है वो हायर करते हैं, और जब डिमांड कम हो जाता है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कोई बैठा कर तो सैलरी लेगा नहीं। जब उनके पास सोर्स रहेगा इनकम का तभी तो आपको सैलरी देंगे, कि अपने घर से देंगे, घर से नहीं देंगे तो फिर क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है, पूरी बेरोजगार। बात समझ में कर लिखवा, ठीक है ना।